हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रथम सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मुख्य परीक्षा की इस न्यू श्रृंखला पर, जो कि मुख्य परीक्षा के न्यू पैटर्न पर आधारित है, उसमें आज हम ज्योग्राफी का दूसरा पेपर लेकर आए हैं, जो कि मुख्य परीक्षा के न्यू पैटर्न पर आधारित रहेगा। तो दोस्तों, वीडियोज़ के साथ बने रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकॉन, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, ये हमारा 14 नंबर का वीडियो है। इसके पूर्व जो भी वीडियो आए हैं वह आपको प्लेलिस्ट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को भी वीडियो ज़रूर शेयर करें, जिससे उन्हें मुख्य परीक्षा में की तैयारी करने में बहुत हेल्प हो सके। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 मार्कर का कि प्राथमिक तरंगें क्या होती हैं। तो प्राथमिक तरंगों के बारे में पूछा गया है कि इसे पी तरंगे भी कहा जाता है और ये अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, अनुदैर्घ्य लहरें हैं जो कि पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम में होती हैं। ठीक है। और भूकंपीय लहरों में सर्वाधिक तीव्र गति इन्हीं की होती है, जो कि 8 किलोमीटर पर सेकंड के वेव्स में होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा 3 मार्कर में 3 महत्वपूर्ण पॉइंट, जो कि 20 शब्दों में हमें क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, तो उसका विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रेटर झील के बारे में पूछा गया है कि क्रेटर झील क्या होती हैं कि ज्वालामुखी शंकु के ऊपर मिलने वाले कीपाकार गर्तनुमा आकृति होती है ये। ठीक है। प्राकृतिक व कृत्रिम दोनों रूप में यह उपस्थित होती है, जैसे प्रहार क्रेटर या ज्वालामुखी क्रेटर, तो दोनों। और इसमें इसके तहत उदाहरण हम देख लेते हैं कि लोनार झील जो महाराष्ट्र में स्थित है, वह क्रेटर झील का महत्वपूर्ण उदाहरणों में से एक है। अब क्रेटर झील पूछा गया है, तो आप चाहे तो एक छोटा सा एक मैप भी बना सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पे एक छोटा सा एक उदाहरण के तहत एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि किस तरीके से होती है यह क्रेटर झील। इस तरीके से कंप्लीट होगी। आप यहाँ पे इस तरीके से ये होती है, जो कि ये जो है ये कीपनुमा आकृति में, यहाँ पे एक शंकु के रूप में कीपनुमा आकृति होती है। इसे ही क्रेटर झील, इसी तरीके से क्रेटर झील का निर्माण होता है। तो इस तरीके से एक छोटा सा डायग्राम के माध्यम से भी क्वेश्चन को यदि करेंगे तो मार्किंग अच्छी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि लोएस क्या होता है। ठीक है। तो मरुस्थल के क्षेत्रों के बाहर पवन उड़ाकर लाए गए महीन बालू कणों का निक्षेप ही लोएस कहलाता है। तो एक छोटी सी डेफिनेशन के रूप में हो गई। फिर दूसरा पॉइंट है कि चीन के उत्तरी मैदान में लोएस मिट्टी पाई जाती है। और तीसरा पॉइंट है कि पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति, तो ये लोएस के उदाहरण हो गए। उसके बाद में चौथा है चिनूक के बारे में पूछा गया है। तो चिनूक जो होती है गर्म हवाएं होती हैं, जो कि आप लोग को इसके बारे में पूछा गया तो बताना है कि स्थानीय गर्म एवं शुष्क पवन होती है ये, जो कि यूएसए एवं कनाडा में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों के साथ बहने वाली गर्म पवन है। और तीसरा पॉइंट देखेंगे कि पशुपालकों के लिए लाभदायक होती है यह, जो कि बर्फ़ को पिघलाकर चारागाह के लिए उपयुक्त होती है। तो ये भी आप लोग यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। 3 महत्वपूर्ण पॉइंट चिनूक के बारे में हैं, जो कि आप अपने बस नोट डाउन करके भी रख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उपसौर के बारे में पूछा गया है। तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में करने के कारण वर्ष भर दूरी में बदलाव होता रहा है। उपसौर की स्थिति प्रतिवर्ष 3 जनवरी को होती है, जो कि उस समय पे क्या होता है कि सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है। तो कितने करोड़ किलोमीटर होता है, तो ये 14.7 करोड़ किलोमीटर पर होती है। तो आप इससे संबंधित, उपसौर संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को चाहे तो आप पॉइंट वाइज या चाहे तो परिभाषा के माध्यम से भी क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये उपसौर हो गया। 3 मार्क के क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं 5 मार्कर क्वेश्चन, जहाँ पे 50 शब्दों पे क्वेश्चन को कंप्लीट करना होता है। तो पहला क्वेश्चन है कि सागर नितल प्रसरण सिद्धांत की व्याख्या करें, जो कि एग्जाम की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पहले भी एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि सागर नितल प्रसरण सिद्धांत की परिकल्पना, ठीक है, परिकल्पना किसने दी थी, तो 1960 में हैरी हेस के द्वारा सागर नितल प्रसरण की परिकल्पना दी गई थी। और इसके संबंधित सिद्धांत देख लेते हैं। तो यह सागरीय तल गतिशील है। ठीक है। सागरीय तल गतिशील है। मध्य सागरीय कटकों पर संवहन धाराओं तथा मैग्मा ऊपर उठता है।
वहाँ से दोनों किनारों पर फैलता हुए ट्रोच में विहीन हो जाता है। इस विधि से महासागरीय नितल का निर्माण हुआ है। तो इस तरीके से यह सिद्धांत हो गया। अब इसके से प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य कौन कौन से थे वो देख लेते हैं। तो महासागरीय भूपटल की नवीनता, और दूसरा पॉइंट है मध्य महासागरीय कटक से बढ़ती दूरी। तो ये 2 पॉइंट अपने साक्ष्य से संबंधित लगा। और लास्ट में एक छोटा सा कंक्लूजन कि इस प्रकार यह सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का आधार बना। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे हमारा 5 मार्कर का कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों, यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबरों पर मैसेज करके आप हमें अपने नंबर को ऐड करने के लिए बोल सकते हैं। हम आपको डायरेक्टली उस लिंक के माध्यम से ऐड कर देंगे, जो कि आपको एग्ज़ाम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन उस व्हाट्सएप के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 5 मार्कर का कि तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करें। तो कौन कौन से कारक हैं जो तापमान को प्रभावित करते हैं? तो किसी स्थान का तापमान विभिन्न भौतिक एवं भौगोलिक कारकों पर निर्भर करता है। तो कौन कौन से कारक हैं ये? कि पहला है सागर तल से ऊंचाई। ठीक है, सागर तल से ऊंचाई है पहला कारण, जो कि 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.5 किलोमीटर की कमी होती है। और कारण है पार्थिव विकिरण से पृथ्वी का गर्म होना। दूसरा पॉइंट है सागर से दूरी। सागर के समीपवर्ती क्षेत्र समकारी प्रभाव तापांतर कम और दूरस्थ क्षेत्र में तापांतर अधिक। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया दूसरा। तीसरा पॉइंट है समुद्री धाराओं से हम इसकी तुलना कर सकते हैं कि गर्म धाराएं जिसमें तापमान बढ़ता हुआ और ठंडी धाराओं में तापमान घटता हुआ। चौथा पॉइंट है कि धरातल के गुण। तो हिमाच्छादित क्षेत्र हैं जिसमें सौर विकिरण अधिकतम अतः तापमान कम। फिर उसके बाद में 5वां पॉइंट है कि प्रचलित पवनें, जिसमें गर्म पवनें आती हैं जो कि तापमान बढ़ाती हैं, और ठंडी पवनें होती हैं जो कि तापमान घटाती हैं। फिर 6वां पॉइंट है उच्चावच। तो हिमालय ठंडी हवा रोकता है और मेघाच्छादन व वनस्पति। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ पे 6 पॉइंट हमने बताया, आप चाहे तो 5 पॉइंट में भी क्वेश्चन को कंप्लीट किया जा सकता है। वहाँ पे भी आपको शब्द सीमा का विशेष ध्यान देना है। ठीक, तो नेक्स्ट फॉर्मेट हमारा है 11 मार्कर का, जो कि 200 शब्दों में हमें इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना होता है और 1.5 से 2 पेज के करीब हमें इस क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग 2 पेज के अंदर ही करनी पड़ेगी। तो उसका भी आप लोग विशेष ध्यान रखें। तो क्वेश्चन है कि नदियों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में चर्चा करें। तो कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ हैं? कि कोई नदी अपनी सहायक नदियों समेत जिस क्षेत्र का जल लेकर आगे बढ़ती हैं उस स्थान प्रवाह क्षेत्र या नदी श्रेणी या जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है। नदियों द्वारा अपने मार्ग में अपघर्षण, सन्निघर्षण, दोलन या जलगतिक क्रिया आदि के कारण निम्न स्थलाकृतियाँ बनती हैं। तो कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती है? पहला है अपर्दनात्मक स्थल स्वरूप। ठीक है, तो पहला इसमें वी आकार की घाटी है, दूसरा है जलप्रपात, तीसरा है नदी विसर्प और चौथा है नदी वेदिका। ठीक है, तो ये हो गया अपर्दनात्मक स्वरूप। इसके बाद इसमें संप्राय मैदान भी आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है निक्षेपात्मक स्वरूप के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें जलोढ़ शंकु, जलोढ़ पंख, गोखुर झील, तटबंध और डेल्टा आएंगे। तो ये हो गया निक्षेपात्मक स्वरूप के बारे में। तो हम एक एक करके, जैसे 5 पॉइंट ऊपर थे, 5 पॉइंट निक्षेपात्मक में थे, तो आप 10 पॉइंटों में से आप 6-7 पॉइंटों को भी डिस्क्राइब करेंगे तो क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके से कंप्लीट हो सकता है। जो भी आप लोगों को पता है वो क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। कि इसमें है पहला है वी आकार की घाटी, जिसे आपको डिस्क्राइब करना है। तो नदी द्वारा अपनी घाटी में की गई ऊर्ध्वाधर काट के कारण पतली गहरी वी आकार की घाटी बनाती है। प्रकार है, पहला इसका प्रकार है गार्ज। सामान्य रूप से बहुत गहरी एवं सकरी घाटी, चट्टाने कठोर। कैनियन को देख लेते हैं कि गार्ज के विस्तृत रूप को ही कैनियन कहा जाता है। तो गार्ज के विस्तृत रूप को कैनियन कहा जाएगा। और इसके तहत उदाहरण देख लेते हैं कि भारत में सिंधु गार्ज, ब्रह्मपुत्र गार्ज और यूएसए में कोलोरेडो नदी पर ग्रैंड कैनियन गार्ज आएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने वी आकार की घाटी को कंप्लीट किया। इसके बाद में दूसरा पॉइंट है जलप्रपात या क्षिप्रिका। ठीक है, जलप्रपात को ही हम क्षिप्रिका भी बोलते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं कि जब नदियों का जल ऊंचाई से खड़े ढाल या अत्यधिक तीव्र गति से नीचे गिरता है तो इसे जलप्रपात कहते हैं। और क्षिप्रिका की ऊंचाई जलप्रपात से
कम होती है, तो ये भी हमने यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट है कि नदी विसर्प। नदी विसर्प के बारे में पूछा गया कि नदियाँ सीधे ना चलकर टेढ़े मेढ़े रास्तों का अनुसरण करती हैं, इन मोड़ों को ही नदी विसर्प कहते हैं। किस तरीके से? इस तरीके से नदियाँ चलती हैं तो इन्हीं को ही नदी विसर्प बोला जाता है। तो आप चाहे तो छोटा सा लास्ट में एक डायग्राम के माध्यम से ही बता सकते हैं। चौथा पॉइंट है हमारा गोखुर झील के बारे में पूछा गया है। तो गोखुर झील क्या होती है कि जब नदी अपने विसर्प को त्याग कर, ठीक है, सीधा रास्ता पकड़ लेती हैं, ठीक है, सीधा रास्ता पकड़ लेती हैं, तो तब नदी का अवशिष्ट भाग गोखुर झील कहलाता है। यहाँ पे भी आप छोटा सा एक डायग्राम बना सकते हैं। ये लेवर मार्कर में अच्छी मार्किंग होने की संभावना है, उससे बढ़ जाएगी आपकी। पांचवा पॉइंट है जलोढ़ शंकु के बारे में पूछा गया है कि जब नदियाँ पर्वतीय भाग से निकलकर समतल प्रदेश में प्रवेश करती हैं तो चट्टानों के बड़े बड़े अवसाद पीछे छूट जाते हैं तथा उससे बड़ी आकृति जलोढ़ शंकु कहलाती है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। छठवां पॉइंट है संप्राय मैदान के बारे में। तो ये है जब नदियाँ अपनी अंतिम अवस्था में पहुंचती हैं तो क्षैतिज अपर्दन एवं निक्षेपण करती हैं। इन नदियों के मिलने से संप्राय मैदान का निर्माण होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है सातवां कि जलोढ़ पंख। जलोढ़ पंख के बारे में जानना है कि पर्वतीय भाग से निकलने के क्रम में नदियों के अवसाद दूर दूर तक फैल जाते हैं, अतः इस पंखनुमा आकृति मैदान का निर्माण होता है जिसे जलोढ़ पंख कहते हैं। और अगला पॉइंट है डेल्टा के बारे में पूछा गया है। तो डेल्टा क्या है कि निम्नवर्ती मैदानों में ढाल की न्यूनता व अवसादों की अधिकता के कारण नदी के परिवहन शक्ति कम होने लगती है एवं अवसाद का जमाव करने लगती हैं, जिससे डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, इस प्रकार नदियों द्वारा स्थल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया डेल्टा। और डेल्टा को भी आप एक छोटा सा डायग्राम के माध्यम से कंप्लीट कर सकते हैं कि नदियाँ इस तरीके से जब आप आती हैं तो फैलाव के माध्यम से एक डेल्टा का निर्माण होती है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। तो इस तरीके से भी आप एक डेल्टा बना के एक छोटा सा डायग्राम के माध्यम से भी यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे क्वेश्चन पेपर हमारा कंप्लीट हो जाता है 11 मार्क्स का। और दोस्तों यदि हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कर लें, चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों ये 2021 की जो आगे जाके भी मुख्य परीक्षा आएगी तो आपको प्री और मुख्य परीक्षा दोनों की दृष्टि से वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो अभी से आप डेली एक वीडियो हमारे देखते चलें, जिससे आपको आने वाले 100 दिनों के अंदर पे बहुत सारा कंटेंट तैयार हो जाएगा। हम एक एक करके सभी सब्जेक्टों को कंप्लीट करने वाले हैं यहाँ पे। तो दोस्तों वीडियोस के साथ बने रहें और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें और उन्हें भी इन वीडियोस को देखने के लिए बोलिए, जिससे उनकी तैयारी को एक सही रणनीति के माध्यम से वो कंप्लीट कर सकें। और डेफिनेटली इन मुख्य परीक्षा में हमारी टेस्ट सीरीज़ से हमारी क्रैश कोर्स की जो वीडियोज़ है उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।